Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balvinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana District, Fazilka. And I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics, and in this lecture of macroeconomics, that is aggregate demand, aggregate supply, and related concepts in macroeconomics. So in the last lecture, we basically discussed about what is aggregate demand, what are the various components of aggregate demand, like private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation, and net exports, and how to measure the level of aggregate demand. In the last lecture we discussed that we are not able to measure aggregate demand in terms of the quantity produced, but on in terms of the expenditure made on the various types of goods and services in an economy. This was the last lecture that we have discussed. तो हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर यही बात की थी कि जब भी हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, वी आर नॉट एबल टू मेजर एग्रीगेट डिमांड इन टर्म्स ऑफ कि हाउ मेनी यूनिट्स आर डिमांडेड, बट हमने इस टर्म्स के अंदर उसको मेजर किया था कि हाउ मच एक्सपेंडिचर we made on the various types of goods and services produced and demanded in the economy in an accounting year. तो हम जब भी एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, हमारा पर्पस जो होता है वो होता है कि हम एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के टर्म के अंदर जो है वो जो कैलकुलेट करें. तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जितनी भी कमोडिटीज की डिमांड हमारी इकोनॉमी के अंदर विद इन अकाउंटिंग ईयर होती है, हम क्या करते हैं उसको उसके प्राइस के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हमें क्या पता लगता है, हमें ये पता लगता है कि हाउ मच एक्सपेंडिचर हम उसके ऊपर जो है वो कर रहे हैं. सो एग्रीगेट डिमांड means aggregate expenditure. So this was our last lecture. In this lecture we are going to discuss one more important concept, that is aggregate supply. So first of all we will discuss what is supply and then we discuss what is aggregate supply. So अगर मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो supply word use करता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, it is a micro concept. तो micro के अंदर supply क्या होता है, माइक्रो के अंदर हमने दो टर्म्स किए थे, एक होता है उसको हम कहते हैं सप्लाई और एक होता है उसको हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड. अब सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों में क्या डिफरेंस है, हमने कहा था कि सप्लाई क्या है, सबसे पहले हमने प्राइस लिया था और उसके सामने हमने जो है वो सप्लाई लिया था. ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो मार्केट के अंदर 10 रुपीज है. ओके, सो उसके ऊपर एक प्रोड्यूसर क्या करता है, अपनी जितनी भी कमोडिटीज उसने प्रोड्यूस की हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड सप्लाई. तो एक प्रोड्यूसर जो है उसने कुछ कमोडिटीज जो है वो प्रोड्यूस करी, तो उसको लगता है कि जो चीजें मैंने प्रोड्यूस करी एंड आई हैव टू बियर अ कॉस्ट ऑफ ₹10 ईच ऑन दैट कमोडिटी. तो उसकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है. अब मार्केट में रेट कितना चल रहा है, 10. तो वो क्या करेगा, अगर उसने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मार्केट में जो है मुझे उसके 10 रुपीज मिल रहे हैं, मेरी इसके ऊपर कॉस्ट जो है वो भी 10 रुपीज ही है, चलो ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन चल रहा है, पर मैं अपने सारे के सारी कमोडिटीज क्यों बेचूं मार्केट में. तो कहता है ऐसा करते हैं थोड़ी बहुत सी भेज देते हैं ताकि मार्केट में अपना नाम जो है वो बना रहे. कल को क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ गया, अगर प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ तो बेचूंगा. तो वो क्या करता है, वो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ अपनी 10 कमोडिटीज जो हैं वो मार्केट में सेल होने के लिए भेजता है. ठीक है, सो प्रोडक्शन क्या हुआ भी, जितनी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उसने बनाई. सप्लाई क्या हुआ कि जितनी बनाई उसमें से कितनी उसने मार्केट में भेजी फॉर सेल. ठीक है, एट अ गिवन प्राइस. तो प्राइस कितना था 10 रुपीज, तो उसने 10 रुपीज पे 10 कमोडिटीज जो है वो मार्केट के अंदर सेल करने के लिए भेज दी. तो मैं बोलूंगा कि जो सप्लाई हुई वो कितनी हुई, 10 की हुई. अगर सपोज करो कि कल को प्राइस जो है वो 12 रुपीज का हो जाए, तब वो कहेंगे कि हाँ अब मुझे कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज की पड़ रही है, मार्केट में जो प्राइस मिल रहा है वो 12 का मिल रहा है, तो मुझे 2 रुपी पर यूनिट के
प्रॉफिट हो रहे हैं, तो क्या करो, अब मार्केट में चीजें भेजो। तो वो क्या करता है, मार्केट के अंदर अपनी 40 यूनिट्स जो है वो सेल करने के लिए भेज देता है। पहले कितने भेज रहा था, 10, अभी कितने भेज रहा है, 40। अभी भी उसने 100 यूनिट प्रोड्यूस किए थे, अभी भी 60 यूनिट उसके पास पड़े हैं जो वो भेज नहीं रहा। क्यों नहीं भेज रहा, इस एक्सपेक्टेशन के थ्रू कि अगर कल को प्राइस और बढ़ा तब भेजूंगा। अब क्या हुआ, कल को मार्केट में प्राइस जो है वो मान लो 15 रुपीज का हो गया, अब उसकी कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज की, अब प्राइस कितना मिल रहा है 15 रुपी का, तो प्रॉफिट कितना 5 रुपी का। वो कहता है मैं क्या करता हूँ 80 यूनिट जो है वो मार्केट में भेज देता हूँ, अभी भी 20 यूनिट जो है वो अपने पास संभाल के बैठा है। मार्केट में रेट जो है वो हो गया 20 रुपी का। अब उसको लगता है यार ये तो मैक्सिमम रेट है, इससे ज्यादा रेट तो मुझे मिल ही नहीं सकता, तो इस पे तो मैं जितनी चीजें बेचना चाहूँ ना बेच दो बस फटाफट, क्योंकि इससे ज्यादा रेट मिलना नहीं, इससे ज्यादा प्रॉफिट मिलना नहीं। क्यों, क्योंकि प्राइस मिल रहा है 20 रुपी का, अब उसको कॉस्ट कितनी पड़ रही है 10 रुपी की, तो उसको 10 रुपीज के प्रॉफिट हो रहा है, वो कहेगा सारे के सारे भेज दो। तो क्या करेगा, मार्केट में अपनी 100 मटेरियल जो है वो भेज देगा। अब क्या हुआ, अब हमारे पास जब प्राइस की बात करते हैं, वी हैव दीज 4 ऑप्शंस 10, 12, 15, 20 एंड कॉरस्पॉन्डिंगली अगर हम सप्लाई की बात करते हैं देन वी हैव द 4 ऑप्शंस 10, 40, 80, 100। This is called a price supply schedule or we can say that it's a supply schedule। सप्लाई शेड्यूल क्या हुआ, शेड्यूल क्या होता है, टेबल। तो ये किसका टेबल बनाया हमने, सप्लाई का। तो सप्लाई का जो टेबल है उसके अंदर आपको क्या नजर आएगा, उसके अंदर आपको बहुत सारे पॉसिबल प्राइसेस जो हैं वो नजर आएंगे कि अगर, है ना, अगर प्राइस 10 होता तो वो 10 यूनिट्स भेजता, अगर प्राइस 12 होता तो वो 40 यूनिट भेजता, अगर प्राइस 15 होता तो वो 80 यूनिट भेजता, अगर प्राइस 20 होता तो वो 100 यूनिट भेजता। तो अगर what are these are the various possible prices। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्या है, आपको वेरियस पॉसिबल सप्लाई जो है वो नजर आएंगे, दिस इज कॉल्ड अ सप्लाई। ओके, सो अब अगर मान लो मैं कहूं कि मेरे पास ये वेरियस पॉसिबल प्राइसेस जो हैं वो नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक सिंगल प्राइस है। वो कहता है मार्केट में जो रेट है ना वो 15 रुपी का है। मैं कहूंगा अगर मार्केट में रेट 15 रुपी का है ना, फिर वो ये नहीं कहेगा कि अच्छा 15 रुपी का रेट है तो इसके ऊपर मैं 10 यूनिट भेज देता हूँ, 40 भेज देता हूँ, 80 भेज देता हूँ, 100 भेज देता हूँ, वो ऑप्शंस नहीं देगा। वो कहेगा अगर आप प्राइस के अंदर मुझे ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं, आप मुझे एक सिंगल प्राइस ऑफर कर रहे हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मैं आपको एक सिंगल सप्लाई ऑफर करूंगा। अगर प्राइस जो है वो 15 रुपी का होगा तो मैं क्या करूंगा 80 यूनिट भेजूंगा सेल होने के लिए, मैं उस पर 10, 40, 80, 100 की ऑप्शंस नहीं दूंगा। नाउ अब हमने क्या किया, we have a single specific price, so correspondingly we have a single specific supply, so this is called a quantity supply। तो अब सप्लाई का मतलब क्या हुआ वो समझिए। सप्लाई का मतलब हुआ कि अगर एक जो प्रोड्यूसर है उसको बहुत सारे पॉसिबल प्राइसेस मिलते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उसने जितनी प्रोडक्शन की होगी उसमें से कितनी चीजें वो मार्केट में फॉर सेल जो है वो भेजने के लिए रेडी है, तो उसको हम सप्लाई कहेंगे। अब ध्यान रखना प्रोडक्शन और सप्लाई दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो सप्लाई है दैट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन होगी उसी में से ही क्या होगा सप्लाई होगी, और सप्लाई कभी भी प्रोडक्शन से ज्यादा नहीं हो सकती। अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर वो चीजें बेचने का ट्राई करता तो कितनी चीजें भेजता, वो ज्यादा 100 कम्युनिटीज भेज सकता था। क्यों, क्योंकि उसके पास 100 अवेलेबल है। अब प्राइस अगर मान लो 30 हो जाए, अब वो ये थोड़ी है कि 30 प्राइस पे वो 200 चीजें बेच देगा। क्यों नहीं भेजेगा, क्योंकि उसके पास 200 गुड्स अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि उसके पास जो मैक्सिमम गुड्स अवेलेबल हैं वो क्या है, वो 100 है। तो दिस इज कॉल्ड सप्लाई विच इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। अब एग्रीगेट सप्लाई आ जाते हैं। अब एग्रीगेट सप्लाई में क्या होगा कि सपोज करो जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड
डिमांड किया था, उसमें हमने क्या किया, एग्रीगेट डिमांड के अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज ली। हमने कहा कि मिल्क की डिमांड है, सपोज क्लोथ की डिमांड है, सपोज व्हीट की डिमांड है, सपोज राइस की डिमांड है। तो ये क्या है, मिल्क की डिमांड अपने आप के अंदर माइक्रो, ठीक है, क्लोथ की डिमांड अपने आप के अंदर माइक्रो, राइस की डिमांड अपने आप के अंदर माइक्रो, व्हीट की डिमांड अपने आप के अंदर माइक्रो। क्यों? क्योंकि मैंने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत क्लियरली इस बात को कहा था कि हर एक कम्युनिटी की अपनी एक डिफरेंट मार्केट होती है, और जो मार्केट का कॉन्सेप्ट है दैट इज अ माइक्रो कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके अंदर हम करते हैं डिमांड मार्केट, डिमांड सप्लाई मार्केट सप्लाई। तो हमने वो तो हमारा मार्केट में हमने सारा माइक्रो में किया था। तो जितनी कम्युनिटीज होती हैं उतनी ही क्या होता है, मार्केट होती हैं। अब क्या हुआ, जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड के अंदर क्या किया था, सबसे पहले जो इंडिविजुअल कम्युनिटीज हैं हमने उनकी डिमांड ली, किलो जी व्हीट की डिमांड इतनी, राइस की इतनी, क्लोथ की इतनी, घी की इतनी, मिल्क की इतनी। उसके बाद क्या किया, सबको ऐड कर दिया, तो क्या बन गया था, एग्रीगेट डिमांड बनी थी ना। अब सप्लाई देख लेते हैं। तो अब सप्लाई में क्या हुआ, सपोज करो कि जो पर्सन मिल्क प्रोड्यूस कर रहा था उसने क्या किया, उसने 100 लीटर ऑफ मिल्क जो है वो मार्केट में भेजा, ठीक है, फॉर सेल। जो क्लोथ प्रोड्यूस कर रहा था वो कहता है कि मैं 100 मीटर क्लोथ जो है वो मार्केट में भेजता हूं फॉर सेल। जो प्रोड्यूसर व्हीट प्रोड्यूस कर रहा था वो कहता है कि मैं 100 केजी ऑफ व्हीट भेजता हूं मार्केट के अंदर फॉर सेल। ठीक है, जो पर्सन जो है राइस प्रोड्यूस कर रहा था वो कहता है कि मैं भी 100 केजी ऑफ राइस जो है वो मार्केट में भेजता हूं फॉर सेल। ठीक, अब मार्केट में 100 लीटर मिल्क आया, 100 मीटर क्लोथ आया, 100 केजी व्हीट आया, 100 केजी राइस आया। अब ये सारी चीजें मार्केट में आई हैं, किस लिए, फॉर सेल। तो मैं क्या कहूंगा, इन सब की क्या हुई है, सप्लाई हुई है। मैं इनकी एग्रीगेट सप्लाई नहीं बोलूंगा, अभी तक इनकी क्या हुई है, सप्लाई। अगर मैं क्या करूं, अब इनको मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं आपस के अंदर। तो पहले तो ये सोचो, क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूं, नहीं कर सकता। क्यों, सेम इज द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कि ये चीज जो है वो लीटर में है, ये चीज जो है वो मीटर में है, ये केजी में है, ये केजी में है। ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, पर क्या लीटर मीटर ऐड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो जब ये एडिशंस ही नहीं हो सकते तो फिर मैंने ये प्लस का साइन कैसे लगा दिया। तो अगर हमें एग्रीगेट सप्लाई को कैलकुलेट करना है, सेम इज द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीगेट डिमांड, की जो भी यूनिट्स होंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो मार्केट में आती हैं सेल होने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, क्योंकि इनके जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो हम इनको ऐड जो है वो नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, इनको आपको प्राइस में जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, इट दैट्स अ प्राइस। अब अगर मैं बोलूं कि जो मिल्क है उसका जो प्राइस है, यहाँ पे हम प्राइस लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, आपकी जितनी क्वांटिटी सप्लाई हुई, लेट इट बी कि मिल्क का रेट जो है वो 20 रुपी पर लीटर है। जो क्लोथ है उसका रेट जो है वो 50 रुपीज पर मीटर है। जो व्हीट है उसका रेट 20 रुपीज पर केजी है, और राइस का जो रेट है वो 40 रुपी पर केजी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब सोचो कि 1 लीटर मिल्क जो है, 1 लीटर मिल्क इज ऑफ 20 रुपी। मार्केट में कितना मिल्क आया, 100 लीटर का, मतलब टोटल अगर हम बात करें तो 2000 रुपी का मिल्क जो है वो मार्केट में आया। वैसे ही क्लोथ की बात करें तो 5000 रुपी का क्लोथ जो है वो मार्केट में आया। 2000 रुपी का व्हीट जो है वो मार्केट के अंदर आया, और 4000 रुपी का राइस जो है
वो मार्केट में आया। अब बताओ क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि अब मैंने क्या किया, इन सारी की सारी चीजों को मैंने क्या कर दिया, मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो लीटर और मीटर और केजी थे, इनका चक्कर खत्म। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर अब मुझसे कोई पूछे कि हाँ जी बताइए मार्केट में कितने की चीजें आई सप्लाई होने के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट में कितनी चीजें आई, मैं बोलूंगा मार्केट में कितने की चीजें आई। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड्स। मैं एक बोल रहा हूं कि मार्केट में कितनी चीजें आई। कितनी, कितनी का मतलब क्या हो, मैं बोलूंगा ये 100 लीटर आई, ये 100 मीटर आई, ये 100 केजी आई, ये 100 केजी आई, ये है कितनी। अब मैं बोल रहा हूं कितने की। कितने की का मतलब क्या हुआ, इनको ऐड कर दो। 2 and 5 7 and 2 9 and 4 13। तो अगर मुझसे पूछे कि मार्केट में कितनी सप्लाई हुई है, तो मैं बोलूंगा कि मार्केट के अंदर 13,000 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज की क्या हुई है, सप्लाई हुई है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एग्रीगेट सप्लाई मेजर करना है तो आप यूनिट्स के अंदर जो है उसको मेजर नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट सप्लाई को मेजर करने के लिए सबसे पहला काम ये कीजिए कि जितने भी यूनिट्स की सप्लाई हुई है उसको पहले प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। उससे ये होगा कि जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो आपको सारे के सारे जो आंसर्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे मनी टर्म्स के अंदर। तो आप मनी टर्म्स में एडिशन जो है वो आराम से कर सकते हैं। सो ये है आपकी एग्रीगेट सप्लाई। अब सोचो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन जो है वो देनी पड़े तो मैं कैसे दूंगा, मैं बोलूंगा कि एग्रीगेट सप्लाई एएस, ठीक है, एएस क्या है, aggregate supply is the sum total of various types of goods and services, ठीक है, came to भी मत लीजिए और इजी कर देते, came in the economy for sale in an accounting year। ठीक हो गया, तो वैसे बन गई हमारी डेफिनेशन। क्या बना, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, सम टोटल है किस चीज का, वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। क्योंकि मार्केट में सेल होने के लिए सिर्फ गुड्स नहीं आती, मार्केट में सेल होने के लिए सर्विसेज भी आती हैं। अगर मैं कहता हूं कि मैं इस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब के अंदर हूं और मैं अपनी सर्विसेज जो हैं वो अपने स्कूल के अंदर एज एन इकोनॉमिक्स लेक्चरर मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपनी सर्विसेज ऑफर की हैं कि मेरी सर्विसेज एज एन इकोनॉमिक्स लेक्चरर आर रेडी, आप उसको परचेज कीजिए। तो गवर्नमेंट उसको परचेज करती है, तो क्या होगा, मैं कहूंगा मैंने अपनी सर्विसेज को सेल किया, ठीक है। तो व्हाट आर माय सर्विसेज, दीज आर माय टीचिंग सर्विसेज। तो जो मार्केट में आती हैं वो सिर्फ गुड्स नहीं आती, मार्केट में लोग सर्विसेज भी सेल करते हैं। लाइक कौन कौन सर्विसेज सेल करता है, डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं। सो मार्केट में जितनी भी गुड्स आएंगी, जितनी भी सर्विसेज आएंगी, कहां पर, पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर। क्यों, हम एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल सप्लाई की बात नहीं कर रहे। सो इकोनॉमी के अंदर कहां पर आती हैं, सेल होने के लिए आती हैं इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे। सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करें तो एक इकोनॉमी के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, अकाउंटिंग ईयर कौन सा हुआ, अकाउंटिंग ईयर हुआ फ्रॉम द 1st of April to 31st of March। ओके, सो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं फॉर सेल, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम एग्रीगेट सप्लाई जो है वो बोल देते हैं। समझ में आया? अब एग्रीगेट सप्लाई जो है वो तो क्लियर हुआ। अब इसी को ना हम थोड़ा और डिटेल के अंदर जो है वो देखते हैं। अब सोचो कि सप्लाई कौन करेगा, सप्लाई करेगा जो प्रोड्यूस करेगा। बात सीधी सी है कि अब जो पर्सन प्रोडक्शन करेगा वही तो सप्लाई करेगा ना। अब मैं हाउस होल्ड सेक्टर से आता हूं तो मैं क्या करूंगा, जब मैंने प्रोडक्शन ही नहीं करनी, हाउस होल्ड वाले का काम क्या है,
हाउस होल्ड वाले का काम है चीजों को कंज्यूम करना, उसका काम प्रोड्यूस करना नहीं है। प्रोडक्शन कौन करता है? वो तो प्रोडक्शन सेक्टर करता है। अगर प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर करेगा तो सप्लाई भी कौन करेगा? वो भी प्रोडक्शन सेक्टर करेगा। ऐसे होगा। तो हम उसी चीज को जो है एक टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के अंदर जो है वो देखते हैं और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी देखते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, हम ना यहाँ पे अपने टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल जो है वो ले लेते हैं। तो टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के अंदर ये हो जाता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। जो सेकंड सेक्टर हमारे पास है वो हो जाता है हमारा प्रोडक्शन सेक्टर। तो दिस इज आवर प्रोडक्शन सेक्टर, ठीक है। तो अब ये हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर जो है हमारे हो जाते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर दोनों के बीच में मैं दोनों तरह के फ्लोज दिखाने वाला हूं। मतलब मैं रियल फ्लो भी दिखाऊंगा और मैं मॉनेटरी फ्लो भी दिखाऊंगा। जो रियल फ्लोज हैं अब वो कैसे होंगे, देखो सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करेगा, वो अपनी फैक्टर सर्विसेज जो हैं वो प्रोडक्शन सेक्टर को प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं दे आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। तो आप ये नहीं कर सकते कि एक को मिस कर दिया तो अगले को देख लिया। अगर आपने पिछले लेक्चर्स जो हैं वो अटेंड नहीं किए और पिछले चैप्टर्स आपने नहीं किए तो आप अगले चैप्टर्स नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने क्या किया, अपनी फैक्टर सर्विसेज जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर को दी। तो इसकी फॉर्म में दी। जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये इसने क्या कर दिए, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर को जो है वो दे दिए। अब क्या हुआ, उसके बदले में जो प्रोडक्शन सेक्टर था, प्रोडक्शन सेक्टर ने क्या किया, अब उसने किया मॉनेटरी फ्लो, ठीक है। जो रियल फ्लो है मैं उसको रेड कलर से दिखाऊंगा और जो मॉनेटरी फ्लोज है मैं उसको ब्लू कलर से दिखाऊंगा। तो अब जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने क्या किया, हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर इनकम दे दी। किस फॉर्म के अंदर, लैंड को रेंट मिल गया, लेबर को जो है वो वेजेस मिल गए, कैपिटल को जो है वो इंटरेस्ट मिल गया और जो एंटरप्रेन्योर है उसको मिल गया प्रॉफिट। तो ये मॉनेटरी फ्लो हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हाउस होल्ड सेक्टर ने जब प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई थी तो इसका मतलब अब उसके बदले में प्रोडक्शन सेक्टर ने क्या किया होगा, प्रोडक्शन की होगी। प्रोडक्शन किसकी की होगी, हमने बात की थी कि प्रोडक्शन या तो होती है गुड्स की या होती है सर्विसेज की। तो क्या होगा, अब इसके पास क्या है, प्रोडक्शन सेक्टर के पास वो सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है। अब इसने क्या करना है, हाउस होल्ड सेक्टर ने वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इसने कंज्यूम करनी है। तो क्या होगा, अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोडक्शन सेक्टर को बोलेगा कि आप क्या करो, आप मुझे वो सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो दे दो। तो अब प्रोडक्शन सेक्टर क्या करेगा, इसको सारी की सारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो दे देगा। तो अब ये क्या करेगा, प्रोडक्शन सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज लेके ये हाउस होल्ड सेक्टर उसका क्या करेगा, जिसका काम है कंज्यूम करना, तो ये कंज्यूम करेगा। कंज्यूम करने के बदले में जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करेगा, वो प्रोडक्शन सेक्टर को क्या प्रोवाइड करवाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे देगा जो कि मॉनेटरी फ्लो हो गया। तो इससे हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से सोचो, अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। चीज यही रहेगी, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़ी चेंज करने वाला हूं। कैसे, सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर जो है उसने क्या किया, प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी फैक्टर सर्विसेज दी तो पहुंच गई। अब प्रोडक्शन सेक्टर क्या कर रहा है, प्रोडक्शन सेक्टर अगर इससे फैक्टर सर्विसेज ले रहा है तो प्रोडक्शन सेक्टर इन सारे के सारे फैक्टर्स यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको क्या कर रहा है, इनको वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। क्योंकि अगर प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज हायर करता है तो वो क्या करता है, उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो क्या करेगा, वो फैक्टर सर्विसेज को एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड
प्रोवाइड करवाएगा, तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट आ गया। अब जब ये एम्प्लॉयमेंट देगा किसको, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योर को, तो उसके बदले में वो क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन करेंगे। सो अब क्या होगा, अब अगर ये इसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएगा तो जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो क्या करेगा, वो प्रोडक्शन करेगा। अब इसने प्रोडक्शन कर ली, अब प्रोडक्शन करेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन करके ये इसने क्या करना है, इसने उस प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करना है, सेल करके वहां से इनकम अर्न करेगा, इनकम अर्न करके किसको दे देगा, हाउस होल्ड को। तो हमने ऑलरेडी बात की थी जब हमने कहा था देयर आर 3 मेथड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, याद आ गया। तो अब इसने क्या करना है, जितनी इसने प्रोडक्शन करनी है, अब इसकी ट्राई रहेगी कि जितनी मैं प्रोडक्शन करूं सारी की सारी मार्केट में सेल हो जाए, कुछ भी मेरे पास पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। तो ये क्या करेगा, जितनी इसने प्रोडक्शन की उतनी ही मार्केट में क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा। ठीक, सप्लाई करेगा तो उतनी इसको इनकम होगी, उतनी ही इनकम ये किसको दे देगा, हाउस होल्ड को। तो उतनी ही इनकम जो है वो किसको हो जाएगी, हाउस होल्ड सेक्टर को हो गई। अब अगर सोचो कि इसने जो हाउस होल्ड सेक्टर है, इसने प्रोडक्शन सेक्टर को अपने फैक्टर सर्विसेज दिए, तो फैक्टर सर्विसेज दिए तो उसने क्या किया, 100 रुपीज की जो है वो प्रोडक्शन की, ठीक हो गया। अब अगर प्रोडक्शन 100 की है तो उसकी ट्राई क्या रहेगी कि मैं सप्लाई कितने की करूं, 100 रुपए की। मतलब मार्केट में 100 रुपए की चीजें आएंगी सेल होने के लिए। अगर सेल होने के लिए 100 की आएंगी तो इसका मतलब मार्केट में 100 रुपए की चीजें आई हैं सेल होने के लिए। इसका मतलब क्या कि 100 की मार्केट में बिकेगी तो प्रोडक्शन सेक्टर को कितने पैसे मिलेंगे, 100। अब जितने पैसे इसको मिलने वाले हैं उसने क्या करना है, सारे के सारे पैसे जो हैं वो फैक्टर इनकम की फॉर्म के अंदर हाउस होल्ड को दे देने हैं। तो इनकम भी कितनी हो जाएगी, 100। अब क्या हुआ, इसके पास 100 रुपए की गुड्स थी जो इसने मार्केट में भेजी थी सेल होने के लिए। अब उस चीजों को खरीदा किसने होगा, उनको खरीदा होगा हाउस होल्ड ने। क्यों, चेक करो, ये देखो गुड्स एंड सर्विसेज किसके पास आई हैं, हाउस होल्ड के पास। इसने परचेज करी होंगी तो कितने की चीजें आई थी मार्केट में, 100 की। तो इसने कितने की चीजें परचेज करी, 100 की। तो इसने कितने का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया होगा, 100 का। तो इसका मतलब कि एक्सपेंडिचर भी कितना हुआ, 100 का। इसका मतलब कि एम्प्लॉयमेंट भी कितना हुआ होगा, 100 का। क्यों, क्योंकि सोचो कि अगर 100 रुपए के गुड्स के लिए जो है वो काम दिया गया था तो एम्प्लॉयमेंट कितना होगा, 100 का। अब सोचो एक चीज और चेंज करते हैं, जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो कहता है मैंने 200 की प्रोडक्शन करनी है। तो इसका मतलब क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट का लेवल पहले से ज्यादा होना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट कितना हो गया, 200। अब अगर 200 की प्रोडक्शन होगी तो सप्लाई भी कितनी होगी, 200 की। मार्केट में कितने की चीजें आएंगी, 200 की। इसका मतलब कितने की बिकेंगी, 200 की। क्यों, क्योंकि मार्केट में जितनी भी चीजें आनी है वो सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज कौन परचेज करेगा, हाउस होल्ड। क्योंकि अब तीसरा तो सेक्टर ही नहीं है, हमारे पास सेक्टर ही दो है, ये प्रोडक्शन कर रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है। तो जितनी चीजें ये मार्केट में भेजेगा सेल होने के लिए वो चीजें कौन खरीदेगा, वो हाउस होल्ड ही खरीदने वाला है। तो ये कितने की चीजें परचेज करेगा, 200 की। तो अगर ये 200 की चीजें परचेज करेगा तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 200 का। अब 200 की चीजें इसने परचेज कर ली, ठीक। तो इसके पास 200 पहुंच गए। अब ये 200 क्या करेगा, इसको फैक्टर इनकम के फॉर्म में दे देगा। तो यहां पे भी कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम इस चीज को जो है वो छोड़ दें, अब अगर आप इसको छोड़ दें तो क्या होगा। अब मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले होगी एम्प्लॉयमेंट। आप जितनी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएंगे उतनी ही क्या होगी, उतनी ही प्रोडक्शन होगी। जितनी प्रोडक्शन होगी आप उतनी ही सप्लाई करेंगे, जितनी सप्लाई होगी उतनी ही आपको क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये कि इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, प्रोडक्शन लेवल, सप्लाई लेवल और इनकम लेवल, ये क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब सोचो सप्लाई तो हमने माइक्रो का कॉन्सेप्ट लिया था। अब अगर मैं यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कर दूं तो इसका मतलब कि एग्रीगेट सप्लाई बोलो। अब यहां से मैंने क्या उठा लिया, सप्लाई। तो यहां से मैंने ले लिया एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई बोलो के आप क्या बोलो, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट बोलो। ठीक है,
या आप क्या करो, आप एग्रीगेट इनकम बोलो, जो मर्जी बोलो, सेम चीज है। तो इकोनॉमी के अंदर हमेशा जब भी हम बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई, तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होगा, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेट इनकम। क्यों? क्योंकि जब भी हमने प्रोडक्शन करनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लोगों को काम देते हैं। तो जितना हम काम देंगे, मतलब जितना एम्प्लॉयमेंट का लेवल होगा, उतनी ही क्या होगी, उतनी ही प्रोडक्शन होगी। जितनी प्रोडक्शन होगी उतनी ही क्या होगा, हम सप्लाई करेंगे। जितनी सप्लाई करेंगे मार्केट में उतनी चीजें आएंगी, उतनी ही सेल होंगी, उतनी ही इनकम होगी। उतनी ही इनकम जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो किसको दे देगा, हाउस होल्ड सेक्टर को दे देगा, तो उनको उतनी इनकम हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि एक इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट आउटपुट सिनोनिम्स हैं, इनमें किसी तरह का कोई डिफरेंस जो है वो नहीं। अब अगर हम अगले चैप्टर की बात करें, अगले चैप्टर में आता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मैं बोलूंगा कि अब 3 वर्ड बोलने की क्या जरूरत है। मैंने चैप्टर का नाम क्या बोला, मैंने चैप्टर का नाम बोला डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब मैंने बोल दिया कि इनकम बोलो, आउटपुट बोलो कि एम्प्लॉयमेंट बोलो, एक ही बात है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम का जो इक्विलिब्रियम लेवल है, इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल जहां पर आएगा, आउटपुट का भी वहां पर आएगा और एम्प्लॉयमेंट का भी वहीं पे आएगा। तो इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट नंबर 2, आउटपुट नंबर 3, इनकम, ये क्या होता है, सिनोनिम्स होते हैं। क्योंकि जितनी आप एम्प्लॉयमेंट देंगे उतनी ही क्या होगा, आउटपुट होगी, उतनी ही क्या होगा, सप्लाई होगी, उतनी ही इनकम जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हो जाएगी, तो उतनी ही इनकम हो जाएगी। सो इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट सारी जो है या एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या है, वो सेम होती है। अब यहाँ पे ना कई बार क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट का वर्ड है उसको लेके कंफ्यूजन हो जाती है कि व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट। हम ना क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को सिर्फ और सिर्फ जो लेबर है उसके साथ एसोसिएट करते हैं कि लेबर एम्प्लॉयड है। अगर मैं बोलूं कि इकोनॉमी के अंदर ना फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब लोग पता क्या सोचेंगे, इसका मतलब ये होगा कि लोग ये सोचेंगे कि इकोनॉमी के अंदर जितने भी लेबरर्स हैं दे आर फुली एम्प्लॉयड। अगर मैं बोलूं कि ना ना ना, इकोनॉमी के अंदर ना अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब ये होगा कि लोग सोचेंगे अच्छा जितने लेबरर्स है ना उनमें कुछ ऐसे हैं जिनको काम नहीं मिल रहा। वो जब भी एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं वो लेबर के साथ एसोसिएट करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो 4 हैं। वो खाली लेबर नहीं है, वो कैपिटल भी है, वो लैंड भी है, वो एंटरप्रेन्योर भी है। तो जब भी हमने एम्प्लॉयमेंट की बात करनी है, हमने सिर्फ लेबर की बात नहीं करनी, हमने सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करनी है। जब मैं कहता हूं कि देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, इसका मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चारों के चारों फुली एम्प्लॉयड हैं, सबको काम मिला हुआ है। अगर मैं कहता हूं कि फुली एम्प्लॉयड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि खाली लेबरर जो है वो फ्री बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ लैंड भी ऐसी है जो यूटिलाइज नहीं हो रही, कुछ लेबर है जो यूटिलाइज नहीं हो रहे, कुछ कैपिटल ऐसी है जो यूटिलाइज नहीं हो रही, कुछ एंटरप्रेन्योर भी ऐसे हैं जो यूटिलाइज नहीं हो रहे। सो जब हम एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ लेबर के साथ एसोसिएट मत कीजिएगा, उसको बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ भी एसोसिएट कीजिएगा। अब हमारे लेबर के साथ एसोसिएट पता क्यों करते हैं, क्योंकि जो केन्स है वो क्या करता है, वो लेबर को वेरिएबल मानता है। क्योंकि केन्स क्या करता है, वो ना शॉर्ट रन लेके चलता है। अगर आपको फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, उसमें आपको याद हो तो हमने केन्सियन व्यू किया था। उसमें केन्स कहता है कि शॉर्ट रन है और लेबर ही सिर्फ वेरिएबल फैक्टर है, वो बाकियों को कांस्टेंट मान लेता है, ठीक है ना। पर अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में तो अब लैंड भी आप चेंज कर सकते हैं, वहां पे आप कैपिटल भी चेंज कर सकते हैं, वहां पे आप एंटरप्रेन्योर भी चेंज कर सकते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट मींस कि सारे
के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं उनको काम मिला हुआ है। और अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि सारे के सारे फैक्टर ऐसे हैं जिनको काम नहीं मिला हुआ। तो जब भी एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट आए सभी के साथ लेके चलिएगा। तो एक चीज और याद रखिएगा कि आज के बाद जब भी हम एग्रीगेट सप्लाई वर्ड यूज करेंगे उससे हमारा मतलब क्या होगा, उससे हमारा मतलब एम्प्लॉयमेंट भी होगा, उससे हमारा मतलब इनकम भी होगा और उससे हमारा मतलब आउटपुट भी होगा। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट इनकम, ये क्या है, ये सिनोनियम है। क्यों सिनोनियम है? क्योंकि जितनी एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो देगा इसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जितनी एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देगा उतनी ही क्या होगा, आउटपुट होगी, उतनी ही सप्लाई होगी और उतनी ही इनकम जो है उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दे दी जाएगी। सो एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट इनकम, ये क्या है, ये सिनोनिम्स हैं और हमने इसको प्रूव किया with the help of two sector economy model. So this is all about our today's lecture of aggregate supply. In the next lecture हम बात करेंगे various views about aggregate demand and aggregate supply, but that will be our next lecture. Till then it's goodbye from my side. Thank you very much. Please do watch the channel. Thank you.